प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को पूरे देश में खास करके नेता लोग, बाबू लोग, अफसर लोग या दूसरे और बड़े लोग और उनके साथ पुलिस की टुकड़ियां, स्कूल के बच्चे, स्कूलों के अध्यापक, ये सभी मिलकर आज़ादी दिवस मनाएंगे। आज़ादी के नाम की हमको भी बहुत खुशी होती है। आज़ादी हमें बहुत अच्छी लगती है और जितनी आज़ादी हमें अच्छी लगती है उतनी ही दूसरे गुलामों को अच्छी लगती होगी। मगर हम इस देश के SC ST OBC लोग वैसे गुलाम नहीं हैं जैसे दुनिया के लोग गुलाम हैं। अगर हैं तो वो हमारे जैसे नहीं है। हमारी गुलामी राजनीतिक नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुगल आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसी आए, कोई दूसरा आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उन लोगों के गुलाम नहीं होते। हम तो हजारों वर्ष से ब्राह्मण के गुलाम हैं, जातिवाद के गुलाम हैं, ऊंच नीच के गुलाम हैं, छुआछात के गुलाम हैं। अगर हम गरीबी के भी गुलाम हैं तो उसका भी यही कारण है। जैसे जैसे हमारी जाति छोटी होती जाती है तो हमारे से जिंदगी के साधन अपने आप छिनते तुरे जाते हैं और जैसे जैसे हम आजादी की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा आदमी ब्राह्मण की छाया के नीचे से निकलता है तो जीवन के बहुत सारे साधन, बहुत सारी सहूलतें वो अपने आप आने लगती हैं। मगर ये भी हमें याद रखना है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, राजनीतिक तौर पर हम कहीं भी पहुंच जाएं, बाबू श्रेणी में हम कहीं भी कितने बड़े ऑफिसर हो जाएं, हम धन धरती भी ले लें, उद्योगपति भी बन जाएं, बड़ी जमीन के मालिक बन जाएं, बहुत बड़ा घर हमारा भी हो, उसमें कारें भी हों, दूसरी सभी सुख सहूलतां भी हों, तब भी हम आजाद नहीं मान सकते अपने आप को। आजादी कह देने का नाम नहीं है। आजादी समाज का माहौल होता है, एक ऐसा वातावरण जहां तुम सांस लेते हो तो आपको उसका आनंद आता है, उसकी खुशी होती है। और यहां तुम सांस लेते हुए ये महसूस करो कि तुम्हारे सर पर कुछ लटक रहा है, कोई भय है, कोई भूत प्रेत जैसी चीज
आपके इर्द गिर्द घूम रही है, तो हम ऐसी स्थिति को आजादी नहीं मानते। मुसलमान आए तो हम उनके गुलाम नहीं थे, मुगल आए तो उनके भी गुलाम नहीं थे, अंग्रेज आए तो उनके भी गुलाम नहीं थे। हम तो गांव गांव तक, गली गली तक ब्राह्मण और उसकी जातिवाद के गुलाम थे। और आज भी जब आजाद हो चुके हैं, आज भी जब देश में संविधान लागू है, जब न्याय देने वाली बड़ी से बड़ी अदालत हमारे पास है, जब हम संसद में भी बैठे हैं और हम राष्ट्रपति या मंत्री तक हो चुके हैं और हजारों की तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस लोग बन चुके हैं, तब भी हम आजाद नहीं हैं। कोई 2 टके का आदमी, यानी 2 पैसे का आदमी जो ऊंची जाति वाला है, उसके घर में खाना पकता हो ना पकता हो, उसके पास कपड़े हो ना हो, उसकी कोई बहन बेटी की इज्जत हो या ना हो, उसके पास कोई घर हो या ना हो, वो 2 टके का आदमी हमें किसी को भी गाली निकाल देता है। उदाहरण के लिए अभी अभी मैं वो क्लिप जो था, जो कल सुन रहा था, तो मैंने पूरे दुनिया के लोगों को भेजा कि एक 2 टके का ब्राह्मण देश के एक मंत्री रामविलास पासवान को मां बहन की गालियां निकालता है। आज अभी की बात कर रहा हूं मैं। और वो बड़े मजे से गालियां निकाल रहा था और इतनी बुरी बातें कह रहा था कि उसको कहो, मंत्री को कहो कि अपने टिकाने पर रहे, नीच जाति है तो नीच ही रहे। एक ब्राह्मण बोल रहा है। तो ये हमारी गुलामी है। जंतर मंतर पर 10-12 ब्राह्मण लोग भारतीय संविधान को जलाते हैं, गालियां निकालते हैं, अंबेडकर को गाली निकालते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, संविधान की मुर्दाबाद करते हैं, लोकतंत्र की मुर्दाबाद करते हैं, देश की प्रणाली जो है उसको गालियां निकालते हैं। और उसके आगे पार्लियामेंट है, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट है, उसके आसपास कहीं हाई कोर्ट है, और उसके बिल्कुल सामने 100 गज पर पुलिस का थाना है। पार्लियामेंट स्ट्रीट शायद बोलते हैं उसको, वो थाना है। संविधान जलता है, गालियां निकलती हैं। और राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति हमारे, वो राष्ट्रपति भवन में है। वो संविधान के सुरक्षित हैं असली। वो 1 नंबर के शहरी हैं, भारत के सबसे ऊंचे शहरी। और संविधान को सुरक्षित करना उनका काम है, वो खामोश है। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद ऐसी नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री हमारी सुरक्षा कर सकेगा या करेगा। वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए बना ही नहीं है। और वो तो हमारा
जो संविधान है उसको खत्म करने वालों में से पहले नंबर पर खड़ा आदमी है। वो लोकतंत्र को तोड़ने वाला आदमी है। वो न्याय प्रबंध को तोड़ने वाले लोग हैं। यहां राष्ट्रपति बैठा हो, यहां प्रधानमंत्री बैठा हो, यहां पुलिस सामने 100 गज पर खड़ी हो, और यहां संविधान को गालियां निकाली जा रही हैं, और संविधान कहता हो कि जब भी कोई भारत का नागरिक संविधान के खिलाफ गड़बड़ करेगा तो देशद्रोह का मुकदमा बनेगा। देशद्रोह का मुकदमा बना, ऐसा लगता है, ऐसा कहा गया, तब तक तो भगा दिए गए। वो जो गुनाहगार है वो तो बड़े घर में छुप गए जाके। उसको कहां पकड़ेगी पुलिस? वो तो बड़े घर में बैठे, किसी भी बड़े घर में आराम से सो रहे हैं, और कोई हवा भी नहीं जा सकती वहां। ऐसी स्थिति में जब देश का राष्ट्रपति देश के संविधान को बचा ना सके, इसकी पुलिस संविधान को बचा ना सके, तो हम कैसे कहेंगे कि हम आजाद हैं? आज 15 अगस्त है, हम आजादी के गीत कैसे गाएंगे? बहुत देर की बात है, बहुत देर की बात है। जब मैं दूसरी तीसरी में था तो मेरे मास्टर जी ने कुछ बच्चों को चुना, उसमें मुझे भी चुना। हमको झंडा पकड़ाया छोटा सा सभी को। हमारे गांव की मंडी में एक स्टेज पर हमें खड़े कर दिया, और हम बोलते रहे, झंडा लहराते रहे और बोलते रहे कि देश आजाद कराया बापू गांधी ने, देश आजाद कराया चाचा नेहरू ने। वो हमारे चाचा और बापू कैसे हो गए? अभी तो हमें तो यही समझना बाकी रह गया कि वो हमारे चाचा और बापू कैसे हो गए। जब उनका इतिहास पढ़ते हैं, और दोनों को हम खतरनाक आदमी महसूस करते हैं, देश के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी आजादी के लिए भी। मगर तब हम बच्चे थे, और हमारे मास्टर जी हमारे को यही सिखा रहे थे कि देश आजाद कराया बापू गांधी ने, और देश आजाद कराया चाचा नेहरू ने। जब हम प्रार्थना करके हटते तो कोई बच्चा नारे लगाता, क्या बनोगे? नेहरू बनेंगे, नेहरू बनेंगे। क्या बनोगे? गांधी बनेंगे, गांधी बनेंगे। ये नारे लगाए जाते, और जो हमारा देश ही नहीं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हमसे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बचपन में हम करते रहे, जबकि हमारा कोई देश नहीं हिंदुस्तान। ये हिंद हमारा कोई देश नहीं है, हम हिंद के वासी नहीं हैं। यहां कोई दुनिया में देश नहीं हिंदुस्तान, ये भारत है। और ये भारत के संविधान की पहली सत्र में लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत, कि ये हिंदुस्तान भी नहीं, इंडिया भी नहीं, इट इज भारत, ये भारत है। तो ऐसी गुलामी से हम जी रहे थे। अब जब 15 अगस्त है, तो भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली आधी रात को। अजीब बात है कि आधी रात को आजादी ली गई। जब भारत सो रहा था तब आजादी ली गई। इस पर भी चर्चा करनी बनती है। और वो ब्राह्मण जो गाजी खान का उत्तराधिकारी है,
एक मुगल गाजी खां की संतान का आगे बच्चा है, जो जो इलाहाबाद में शायद पैदा हुआ, और ये भी नहीं पता कि उसकी कहानी क्या है। वो देश का राजा बन गया 15 अगस्त को, और उसी दिन पाकिस्तान आजाद होने वाली चीज थी। दोनों दोनों मुल्क एक साथ आजाद होने वाले थे। ये मुल्क बन चुके थे, पहले ही बन चुके थे, मगर एक बात हमारे लोगों ने कभी ध्यान में नहीं रखी कि मुसलमानों ने कहा कि हम 15 अगस्त से पहले आजाद होंगे, होना हम जरूरी समझते हैं। हम 15 अगस्त के बाद आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे। 15 अगस्त के बाद हम आजादी की तवक्को नहीं करते। हमें 15 अगस्त से पहले आजादी चाहिए। इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान वाले लोग, मुसलमान लोग 14 तारीख को आजाद हुए। उनका आजादी दिन 14 का है। 14 को क्यों हुए? क्योंकि ऐसा लिखा मैंने पढ़ा है कि वो भारत के हिंदुओं पर भरोसा नहीं करते थे। वो नेहरू गांधी पर भरोसा नहीं करते थे। वो हिंदू महासभा के लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। नथुराम गौडसे ने जब गोली मारी गांधी जी को, तो वो एक मुसलमान के रूप में आया था। वो तो एक दल था, माली था वहां, जिसकी पहचान से पकड़ा गया। वो तुरंत पकड़ा गया। नहीं तो मुसलमान और ये हिंदू दंगे बहुत आगे तक चलते हैं। अरे हमारा मुल्क जो अगर बंटना था तो बड़े आराम से बंट जाता। मरने की जरूरत नहीं थी, मारने की जरूरत नहीं थी। लाखों लाखों लोग मर गए। मैं जब पूरा पंजाब घूमता हूं, अपने एरिया को घूमता हूं, यहां मैं बैठा हूं, ये मुसलमान एरिया था। द्वाबा पूरे का पूरा मुसलमान एरिया था। पंजाब बहुत बड़ा मुसलमान एरिया था। वो मुसलमान कहां गए? मर गए, मारे गए, ज्यादा मारे गए। उधर हिंदू, हिंदू का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं है। हिंदू का मतलब ठाकर बनिया नहीं है। ये हिंदू शब्द में 90% दलित पिछड़े लोग हैं। वो कहां गए? वो मर गए, इधर मर गए, उधर मर गए। और उनकी कहानी कहां गई? जहां कब्र में वो होते हैं भाई, उनकी कहानी चली गई। उनकी बात नहीं चलती, उनकी कहानी कोई नहीं कहता। 14 को पाकिस्तान आजाद हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना को मैंने पढ़ा है, 1942-43 तक वो आदमी भारत से अलग होने वाला कोई काम नहीं करता। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण, ये 43-44 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण एक लकीर बड़ी हो गई। जब 1929 को लाहौर में आजादी की लकीर खींची गई,
वो संपूर्ण आजादी का संकल्प लिया गया, तब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया। और उसी समय लाहौर में एक मास्टर तारा सिंह ने मुसलमानों का, उनकी लीग का शायद झंडा उतार के तलवार से काट दिया। उससे पहले सिखों और मुसलमानों में टकराव नहीं था, ये मास्टर तारा सिंह के कारण टकराव शुरू हो गया, क्योंकि वो गांधी का आदमी था, नेहरू का आदमी था। और इसके बाद जब 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी पर दस्तखत कर रहे, आजादी पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, ये हमारे सामने मेरे को पास ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट यही पड़ा है मेरे बिल्कुल बिस्तर के साथ, जिस पर दस्तखत हुए। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब है कि अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता की शक्ति ब्राह्मण को सौंप दी। आजादी और सत्ता को सौंपना या चाबी सौंपना, ये अलग अलग बातें होती हैं। चाबी सौंप देना और चीज है, आजादी और चीज है। आजादी के नाम पर ब्राह्मण को अंग्रेजों ने एक समझौते के तहत आजादी के नाम पर चाबी सौंप दी। और जब ये चाबी सौंपी गई तो हमारे लोग नहीं जानते कि उसी समय महात्मा गांधी ने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट, गांधी का प्रेस नोट। अरे प्रेस नोट तो मेरा भी हो सकता है, मगर मैं गांधी, जो इस देश का सबसे बड़ा लीडर था, जिसको दुनिया का एक एक आदमी जानता था, उसका प्रेस नोट जारी हुआ कि ये आजादी जो लेकर आ रही है, ये हमारी आजादी नहीं है। सत्ता के भूखे लोग आजादी ले रहे हैं, मैं इस आजादी को पसंद नहीं करता। ये हमारी वो आजादी नहीं जिसके लिए हम लड़ रहे थे। ऐसे शब्द प्रेस नोट में लिखे हुए थे, और वो प्रेस नोट पंजाबी के एक अखबार में छपा, और उसकी कॉपी हमारे पास आज भी है। ये 15 अगस्त को इतना आसान नहीं समझना। ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट जो है वो एक संधि है, एक समझौता है, ये तत्कालीन समझौता है जो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से किया। अभी हम पढ़ रहे थे, रोज पढ़ते कि महारानी विक्टोरिया शायद आज भी भारत की महारानी है, क्योंकि उसे वीजा नहीं लेना पड़ता। और आज से कुछ वर्ष पहले एक कॉमनवेल्थ सामने, शब्द पूरी दुनिया के सामने आया, कॉमनवेल्थ। तब हमें समझ लगा कि महारानी विक्टोरिया, जो महारानी इंग्लैंड जो है, उसकी एक कॉमनवेल्थ है, एक साझी जायदाद है, और उस जायदाद में भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई मुल्क और भी शामिल हैं। ये महारानी की कॉमनवेल्थ है, साझी जायदाद। अगर हम इसको खोजेंगे तो बहुत कुछ और निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा।
ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। और एक बात और कहूं कि 15 अगस्त को अंग्रेजों से ब्राह्मण, ठाकर और बनिया आजाद हुआ, राजे रजवाड़े आजाद हुए, लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त को लोग आजाद नहीं हुए। ये इस बात पर बहुत ध्यान देना बनता है कि 15 अगस्त को ब्राह्मण, बनिया और ठाकर आजाद हो गए। इसका अर्थ मैं समझाता हूं कि किसी भी सत्ता में, पिछले 2000 साल की किसी भी सत्ता में, ब्राह्मण कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ठाकर बनिया कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। मुगलों का 40% राजपाट ब्राह्मणों के हाथ में था। मुगलों के 4 बादशाह हिंदू वाणियों के पेट से पैदा हुए थे। इसका मतलब सत्ता जो थी वो ब्राह्मण के, राजपूतों के हाथ में भी बराबर थी। मगर ये पहली बार था जब अंग्रेजी राज में ब्राह्मण, ठाकर और बनिया, ये तीनों अंग्रेज के गुलाम थे। इसका मतलब क्या है कि जो कानून देश के नीच लोगों पर लागू होता था, मुसलमानों पर लागू होता था, दलितों पछड़ों पर लागू होता था, जो कानून देश के निम्न से निम्न लोगों पर लागू होता था, वही कानून ब्राह्मण पर लागू होता था। ये है इसका मतलब। अगर किसी गुनाह के कारण किसी दूसरी जाति के, शूद्र जाति के आदमी को सजा होती थी तो ब्राह्मण को भी फांसी लगाया जाता था, काले पानी भेजा जाता था, जेल डाला जाता था। ये है इसका मतलब कि ब्राह्मण भी गुलाम था, ठाकर भी गुलाम था, बनिया भी गुलाम था। 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हो गया, ठाकर और बनिया आजाद हो गया। अंग्रेज चले गए और उनकी आजादी बहाल हो गई। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। अगर तुम हिस्ट्री पूरी तरह जानते हो या तुम जानना चाहते हो तो ऐसा बासबूत है कि हमारे लोग अंग्रेजों की सत्ता में गुलाम नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण, ठाकर और बनिए के गुलाम हैं। ये जाति व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम ब्राह्मण, ठाकर और बनिए के गुलाम हैं। और इसमें सबूत की क्या जरूरत है? ये तो रोज टीवी पर आता है, अखबारों में आता है, नेता रोज बोलते हैं ऐसा। और जब ऐसा है, जब ब्राह्मण आजाद हो गया, वो गुलाम था, तो हमारी आजादी का क्या बना? जब ठाकर और बनिया आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, तो हमारी आजादी कहां है? 15 अगस्त के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया। पंद्रह अगस्त के बाद बाबा साहब ने यह प्रश्न खड़ा किया कि बहुजन की आजादी कहां है? SC ST OBC लोगों की आजादी कहां है? धार्मिक घट गिनतियों की आजादी कहां है? वो इंग्लैंड गए, प्रधानमंत्री से मिले,
पता नहीं कौन किस किस को मिले, ये रिकॉर्ड में है। काफी समय के बाद बहुजन को आजादी देने के लिए एक फरमान जारी हुआ कि अंबेडकर भारत का संविधान लिखेंगे। तब पूर्ण आजादी होगी, तब आजादी पूर्ण मिथी जाएगी उस संविधान के अनुसार। तब बाबा साहब संविधान के चेयरमैन बने। बाबा साहब को 2 बार, एक बार कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने हराया, एक बार कांग्रेस ने अकेले हराया, और फिर बाबा साहब को सिखों, आदिवासियों, बंगाल के सिखों, आदिवासियों और जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उन्होंने जिताया। और जिस इलाके से जिताया गया बाबा साहब को, वो सारे का सारा इलाका बांग्लादेश में डाल दिया गया। फिर वही समस्या खड़ी कर दी और अंबेडकर को कहा कि तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो। फिर वही आज गुलामी का प्रश्न खड़ा हो गया। बाबा साहब ने फिर यत्न किए। तब एक फरमान जारी हुआ कि अंबेडकर को जिताना होगा। तो उनको जिताने के लिए एक सीट खाली की गई। वो जीत कर संविधान असेंबली में पहुंचे और उनको चेयरमैन बनाया गया। 3 साल लगे। 7 आदमी उसमें शामिल थे, 2 मुसलमान भी शामिल थे। ये बात कभी बताई नहीं जाती कि संविधान सभा, बाबा साहब के जो संविधान सभा में लोग थे, उनमें से संविधान बनाने वालों में से 2 आदमी मुसलमान बाबा साहब के साथ थे। और बाबा साहब को किसी का साथ नहीं मिला। अगर मिला तो 10% से ज्यादा नहीं मिला। एक अच्छा आदमी था जिसका जिक्र बाबा साहब ने सत्संग में भी किया। तो बाबा साहब ने लगभग 3 साल में संविधान लिखा, जो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। और यहां ही मैं बता दूं कि जब उस संविधान पर दस्तखत होने लगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मण होने के कारण अपने दस्तखत वहां किए, यहां राष्ट्रपति ने करने थे सबसे ऊपर। ये बड़ी बात आपको सोचनी होगी। तो राष्ट्रपति के जो दस्तखत हैं वो खाली जगह पर हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं हो सकते थे, ऊपर जहां खाली जगह वहां उनके दस्तखत हुए। और बाबा साहब के दस्तखत जो पहले नंबर पर राष्ट्रपति के बराबर होने चाहिए थे, वो भी वहां नहीं है। ये है गुलामी का एक नमूना। क्योंकि राष्ट्रपति शूद्र थे, कायस्थ जाति से, शायद वो कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे। ना वो ठाकर थे, ना बढ़िया थे, वो ना वो ब्राह्मण थे। ये बात आपको सोचनी होगी। और वही संविधान संसद में, पार्लियामेंट में 26 जनवरी 1950 को पास हो गया। 1 महीने के बाद 26 नवंबर, दिसंबर, 26, 2 महीने के बाद, 60 दिन के बाद वो संविधान 26 जनवरी को पास हो गया। तो जब 26 जनवरी को वो संविधान पास हुआ तो मैंने
आज भी मैं जब देखता हूं संविधान को तो हर पन्ने पर SC ST OBC का नाम दर्ज है। धाराएं स्पेशल बनी हुई हैं, SC ST OBC की धाराएं। और दूसरे नंबर पर देश की धार्मिक घट गिनतियों का नाम दर्ज हुआ। वहां जाति के नाम नहीं है, SC ST OBC वर्ग के नाम है। वहां सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और ये मुसलमान, ये मिनोरिटीज जो हैं, इनके नाम दर्ज है, जाति के नाम दर्ज नहीं है। मगर किसी ब्राह्मण का, ठाकर का, बणिए का कोई नाम दर्ज नहीं है वहां। तो मुझे ये कहना है कि 26 जनवरी को देश के बहुजन आजाद हुए। 15 अगस्त को वो आजाद नहीं थे। भारत की औरत 15 अगस्त को आजाद नहीं हुई। भारत की ब्राह्मण, चाहे वो चमार औरत थी, चाहे ब्राह्मण थी, चाहे ऊंची जाति की थी, चाहे वो स्वर्ण थी, चाहे वो वर्ण थी, उस जाति को, जनी औरत जाति को, पूरे देश की जाति को 26 जनवरी को बराबर आदमी के बराबर अधिकार मिल गए। इसका मतलब क्या है कि औरत भी 26 जनवरी को आजाद हुई। और तो मानती नहीं ऐसी, भारत की औरत ऐसा मानती नहीं, 1% भी नहीं मानती। वो तो मानती है कि या तो भगवान ने आजाद किया उसको, या ब्राह्मण ने आजाद किया, या देवी देवताओं ने आजाद किया, या मंदिर गुरुद्वारा ने आजादी दी उसको। वो तो अभी भी नहीं मानती किसी को। और कहीं धार्मिक मेले में चले जाओ तो सबसे बड़ी गिनती औरत की होगी वहां। वो स्कूल में कम मिलेगी, कॉलेज में कम मिलेगी, यूनिवर्सिटी में कम मिलेगी, मगर मेले में, साधु संतों के पास, कुंभ के मेले में, कहीं भी भारत में धार्मिक मेला हो, वहां सबसे ज्यादा मिलेगी। कोई भी आदमी आजादी को प्यार करने से नहीं रह सकता। भले ही गुलाम हजारों वर्ष गुलाम रहा हो और आजादी को भूल चुका हो, तब भी आजादी का माहौल उसे बदल देता है। 15 अगस्त को अंग्रेज चले गए तो हमको लगा आजादी मिल गई, मगर हम तो आज तक ब्राह्मण के गुलाम हैं। संविधान के बावजूद भी, अरे हमारा संविधान भी ब्राह्मण का गुलाम है। इसका मूल कारण मैंने कल उदाहरण दी कि अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर ब्राह्मणों ने संविधान जलाया, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने और देश की पुलिस के सामने संविधान जलाया और बाबा साहब को अपमानित किया। और ये भी मेरे पास जो वो क्लिप है कि एक गोरखपुर का ब्राह्मण भारत के एक मंत्री को, रामविलास पासवान को, अरे हम ये नहीं मानते कि वो कैसा आदमी है। वो उन ब्राह्मणों की कतार में खड़ा है जो उनको गाली निकाल रहे हैं। भले ही वो मंत्री है, मगर ब्राह्मण उसका नाम लेकर गाली निकाल रहा है। और जब वो उसका पीए, रामविलास पासवान का पीए, मुझे लगा कि वो आदमी बहुत समझदार है।
तो पीए बहुत समझदार लगा मुझे, वो नहीं माना उसकी, उसने उसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। इसका मतलब संविधान जो है, उसने एक पासवा को, एक वाल्मीकि आदमी को इतनी ताकत दी कि गोरखपुर का ब्राह्मण गालियां निकाल रहा है और वो उसको सीधा सीधा जवाब दे रहा है, और वो कह रहा है कि तू मेरे से बात करना, मंत्री जी से क्या बात करेगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो ये मतलब है कि 70 साल के बाद भी ब्राह्मण में इतनी हिम्मत है कि वो मंत्री को, किसी को भी, मुख्यमंत्री को, अरे मुझे याद आ रहा है कि मायावती को चुमारी कहकर गालियां निकाली गई थी, ये मुझे याद है। यही जंतर मंतर पर ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने मायावती चुमारी है ये कहकर गालियां निकाली दिल्ली की सड़कों पर। और एक जाट जो खुद शूद्र है, और वो जाट जिसको ब्राह्मण ठाकर बनिया अपनी खाट पर नहीं बैठने देते, वो जाट जो अपने आप को नेता मानता था। अभी उसका नाम क्या लूं मैं? ऐसे आदमी को नाम तो लेना नहीं चाहिए, कोई अच्छे आदमी का नाम लेना चाहिए। तो वो जाट जो शूद्र है, और शूद्रों के कारण ब्राह्मण ठाकर बनिया उसको अपनी खाट पर नहीं बैठने देता, अपने बराबर नहीं बैठने देता, नीचे बैठता उसके सामने। वो मायावती को चुमारी कहकर गाली निकालता रहा। ये सभी को हो सकता है आपको भी याद हो। ये है आजादी। संविधान के होते हुए भी हम कहां खड़े हैं, ये हमें समझना है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एक्ट जो था, उसको जैसे सांप के मुंह से वो उसकी जहर की थैली निकाल दी जाती है, दांत निकाल दिए जाते हैं, तो वैसा किया गया। 2 का बंद जो हुआ भारत का, दुनिया में इतना बड़ा बंद कभी नहीं हुआ। वो बंद इसी कारण था कि SC/ST एक्ट जो संविधान का एक्ट बन गया है, उसके दांत निकाले गए, उसको रस्सी बना दिया, सांप को रस्सी बना दिया। कहां? सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में उसको, उसके दांत निकाल दिए गए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं ठीक नहीं बोल रहा, तो मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि भारत की पार्लियामेंट ने वही एक्ट दोबारा क्यों पास किया कुछ दिन पहले? अगर मैं गलत हूं तो मैं ये पूछ सकता हूं कि वही एक्ट जो पहले बना हुआ है, जो शायद 13 में कंप्लीट हुआ, 12-13 में, वही एक्ट फिर से क्यों पास किया पार्लियामेंट ने? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसके दांत निकाले, तभी वो दोबारा पास हुआ। ये है 15 अगस्त के प्रसंग में हमारी जाति का मामला। अब अंग्रेज नहीं है यहां कि जिसको गाली निकाली जा सके। ये पाकिस्तान वाले मुसलमान यही रूलिंग नहीं है यहां कि उनको गाली निकाली जा सके। ये कौन कर रहा है? जिनके हम गुलाम हैं वही कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आज क्यों करनी है? क्योंकि आज का प्रसंग है ये तो 15 अगस्त का प्रसंग है। जब 26 जनवरी आएगी तब उस पर बोलेंगे, हम घंटों भर बोलेंगे। 15 अगस्त का प्रसंग बोला मैंने, और 15 अगस्त के बाद आज, पहली 15 अगस्त के बाद आज 70वीं 71वीं 15 अगस्त है।
तो उस पर उसका प्रसंगी बोलेंगे ना, और कौन सा बोलेंगे। तो हम ये तो नहीं कहते कि हमें आजादी अच्छी नहीं लगती, हम ये भी नहीं कहते कि हमारी आजादी नहीं थी, हम ये भी नहीं कहते कि 15 अगस्त को हम आजाद नहीं हुए। अंग्रेज चले गए, लगता है कि अंग्रेज चले गए और हम आजाद हो गए, मगर सच्चाई कुछ और भी है। ये सारी बातों का अध्ययन कर रहे हैं हम। इतनी भद्दी गाली ये ऊंची जाति वाले लोग हमें, हमारी मां को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को इतनी भद्दी गालियां, इतनी भद्दी गालियां निकालते हैं कि हमें जीना मुश्किल हो जाता है। हमारा मन जानता है कि हम क्या सोचते हैं, मगर निकाल रहे हैं वो, क्योंकि सत्ता में है वो पुलिस में है, उनकी सत्ता चल रही है और हर शाख पर उनका आदमी बैठा है, चाहे वो पुलिस का हेड हो, चाहे वो मिलिट्री का हेड हो, चाहे वो दूसरा अपना किसी प्रशासन में हो। उन्हीं के कारण हम कुचले जा रहे हैं, हमको दबा कर रखा जा रहा है। हम गाली लेना नहीं चाहते, हम गाली देना भी नहीं चाहते, और हम गाली लेना भी नहीं चाहते। मैंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिश्रा जी को संबोधन किया। मुझे नहीं पता कि ये कोई सुनता है हमें, अरे हम जैसे हमें कोई देखता नहीं, पसंद नहीं करता, हमारी बहुत बात कौन सुनता होगा। नीच आदमी की बात, नीच जाति के आदमी की बात भी छोटी हो जाती है। मगर मैंने बोला और कहा कि मिश्रा जी, आपको 1 साल मिला, 1.5 साल मिला, और आप उस पद पर हो, यहां तुम संविधान की रक्षा कर सकते हो, जहां तुम देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हो, यहां पूरे देश को बचा सकते हो तुम, यहां लोकतंत्र को तुम बचा सकते हो, संविधान को तुम बचा सकते हो, देश को तुम बचा सकते हो, लोकतंत्र को तुम बचा सकते हो, और समाज की इज्जत मान सम्मान तुम बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता आज के दिन। और मैंने कहा कि हिटलर को भी याद करती है दुनिया, जिसने 40 लाख लोग, जो आरएसएस वाले उसी का नाम लेते हैं हमेशा कि हमारा आदर्श है वो, उसने 40 लाख लोग गैस के चैम्बर में, जलते हुए चैम्बर में फेंक दिए। तो मैंने कहा कि सीजे साहब, आप भी ऐसा कर सकते हो, हिटलर का नाम भी है और तुम्हारा नाम भी होगा। दूसरी तरफ तुम संविधान की रक्षा करोगे, देश की रक्षा करोगे, लोकतंत्र की रक्षा करोगे, और इस देश के गरीब लोगों की रक्षा करोगे, तब भी तुम्हारा नाम होगा। तो मैंने कहा इनमें से आपको एक रास्ता चुनना है, आपको एक रास्ता चुनना है। भले ही तुम ब्राह्मण पैदा हुए, तो ब्राह्मण पैदा होकर तुम ब्राह्मणों के लिए काम करोगे या फिर देश के लिए काम करोगे। ये सवाल मैंने 2 बार उठाया, और आज 15 अगस्त को भी उठा रहा हूं। ये मेरा मैसेज जाए या ना जाए, मगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं। और इस समय अगर देश को कोई बचा सकता है, ना मिलिट्री बचा सकती है गरीब लोगों को, ना पुलिस बचाएगी, ना देश की सत्ता, ना मोदी की सत्ता, और ना आरएसएस, और ना संसद जो उनके हाथ में है, ये हमको नहीं बचा सकते। हमारी रगड़ पट्टी बन सकते हैं ये। अगर कोई बचा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बचा सकता है, आज उसके हाथ में है, जो प्रभु शक्ति है उसके हाथ में है।
वो आजादी को बहाल कर सकते हैं, लोकतंत्र को बहाल कर सकते हैं, संविधान को पूर्ण तौर पे बहाल कर सकते हैं, तो लोगों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। उनका एक बोल भी इस देश के लोगों की जीवन की रक्षा कर सकता है। ये है आजादी, इसको कहते हैं आजादी। आजादी गैस के चैम्बर में फेंकने से नहीं आती, बम फेंकने से नहीं आती, धरती को खून से भरने से नहीं आती। आजादी समाज को बचाने से आती है, लोकतंत्र को बचाने से आती है, गणराज्य को बचाने से आती है, संविधान को बचाने से आती है, लॉ ऑफ द लैंड को बचाने से आती है, इज्जत और मान सम्मान को बचाने से आती है। इस देश की औरत जो 2 साल की बच्ची है या 80 साल की बूढ़ी, अगर उसके साथ बलात्कार होता है तो उसका संज्ञान केवल सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, और उसी का डंडा बंदे को बंदा बना सकता है। 15 अगस्त को जैसा भी है, हम अपने देश की आजादी मानते हैं। भले ही हमने आजादी असल में 26 जनवरी को पाई, और उसमें हमारी आजादी में पंडित नेहरू का कोई हाथ नहीं है, महात्मा गांधी का कोई हाथ नहीं है। मैं नहीं मानता कि उनका हाथ हमारी आजादी में है कोई। ना लाजपत का हाथ हमारे जीवन में, ना तिलक का हाथ है, ना नेहरू का और ना गांधी का। हमारी आजादी में कम से कम इनका कोई हाथ नहीं है। और मैं तो सरदार पटेल को भी इनकी कतार में खड़ा करता हूं। बहुजन की, इस देश के 90% लोगों की आजादी का जो भी मैग्ना कार्टा, आजादी का चिट्ठा संपूर्ण हुआ 26 जनवरी को, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। हमारी आजादी उसके हाथ में आई और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर देश का संविधान लागू हो जाता जैसा बना था, तो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते। चीफ जस्टिस मिश्रा साहब, मैं आपको भी संबोधन कर रहा हूं कि अगर देश का संविधान मूल रूप में लागू होता इस देश में, तो आज से 20-25 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के बराबर खड़े होते। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि पंडित नेहरू ने ही संविधान के खिलाफ पहला कदम उठाया। ये लोगों को पता नहीं है। ओबीसी के सारे अधिकारों को खत्म किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये रिकॉर्ड में है सब कुछ। संविधान के खिलाफ चिट्ठी जारी की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और संविधान को बदलने की सबसे पहली कोशिश अगर किसी ने की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसके बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी ने की। पहले कैसे रुक गया ये मुझे नहीं पता, बाबा साहब जीवित थे तब। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर करते तो देश को आग लग जाती, और जब वाजपेयी ने किया तब देश का महान राष्ट्रपति KR नारायणन इसी राष्ट्रपति भवन में था। उसने कहा, सीधे सीधे कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि संविधान बुरा है, मतलब ये है कि संविधान चलाने वाले कौन हैं। अगर बुरे हैं तो बुरे ही करेंगे, अगर अच्छे हैं तो संविधान को अच्छा ही चलाएंगे।
ये संविधान नहीं बदलेगा। ये KR नारायणन ने वाजपेयी को सीधे सीधे कहा। अरे जिस वाजपेयी को तुम बहुत महात्मा समझते हो, वही आदमी है जिसने संविधान के खिलाफ कमेटी बनाई, और वही आदमी है जिसके केंद्र में बैठे हुए गुजरात कत्लेआम हुआ। तो आज 15 अगस्त के दिन मैं मोदी को प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं भागवत को प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को प्रार्थना करूंगा कि देश, संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, लोगों के जीवन की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। और संविधान तुम्हें इजाजत देता है, आज्ञा देता है कि तुम सुरक्षित कर सकते हो। मैं ऐसा राष्ट्रपति को नहीं कह सकता। हम राष्ट्रपति को जानते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति तुम्हारे ब्राह्मण लोगों ने उसे क्यों बनाया। जिसके सामने संविधान को आग लग जाए और बाबा साहब को गालियां निकाली जाएं, उस संविधान की रक्षा करने वाला खामोश बैठा रहे, तो गुलामी और आजादी का अंतर समझ आ जाता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस को यही बेनती करता हूं कि जीवन में एक ही मौका मिलता है कुछ करने का, या तो बर्बाद कर दो और या आबाद कर दो। शायद तुम शायद हमारे चीफ जस्टिस ज्यादा दिन इस कुर्सी पर रहने वाले नहीं है। मुझे कुछ याद आ रहा है कि ज्यादा दिन वो अब इस कुर्सी पर रहने वाले नहीं है। जाते जाते या तो देश को, संविधान को, लोकतंत्र को सुरक्षा दे सकते हैं, और या फिर जैसा है, जैसा हो रहा है वैसा छोड़कर जा सकते हैं, जब उनके हाथ में है। और मैं अपने लोगों से ये लंबी बात इसलिए की कि बहुत सारी बातें हैं जो उनको नहीं पता, जो हो गई। बहुत कुछ और है जो हो गया। अभी अभी ये मेरे सामने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का एक बड़ा क्या इसको कहूं मैं, स्लोगन आया है, और ऊपर लिखा है जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो इस पर मैं यही कहूंगा कि भीम को 4 दिन पहले जंतर मंतर पर अपमानित किया गया और देश के संविधान को वही जलाया गया कुछ दिन पहले, 9 तारीख को। आज 15 है, 6 दिन पहले की बात है। तो 15 अगस्त को तो हम वही सीन याद करेंगे। 15 अगस्त को हम वही दृश्य याद करेंगे कि संविधान जलाया ब्राह्मणों ने और मनुस्मृति जिंदाबाद कहा, बाबा साहब मुर्दाबाद कहा। हम 15 अगस्त को, उस दिन को याद करते हैं और चीफ जस्टिस को ये अपील करते हैं कि उनका ये शायद आखिरी समय है वहां बैठने का। वो देश को बचा सकते हैं। यही हमारी एक आस की किरण बाकी है। हालांकि यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं है। अभी तो लोगों को ही करना जो करना है।
तो 15 अगस्त को हमें एक नई आजादी की कसम खानी है, और वो आजादी जो संविधान में लिखी है उसी को लाने की कसम खानी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।